B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं आगरा में मौजूद हूँ जहाँ पर बाबा साहब ने एक ऐतिहासिक स्पीच दी थी और उसी स्पीच को दोहराने के लिए भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग मौजूद है और उनसे हम लगातार रूबरू होते हैं और उनसे आज के कार्यक्रम के बारे में और वो कहाँ से आए हैं इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में जो स्थिति है उसके बारे में हम जानने की उनसे कोशिश करते हैं। तो वीडियो को इससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मेरे साथ आप कुछ धर्म योद्धाओं को देख रहे हैं जो इनसे हम जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और आज के जो कार्यक्रम है, समागम है, इसके बारे में इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले हमारे B2B चैनल की ओर से जय भीम सर। जय भीम सभी साथियों को। मैं हरियाणा के रिवाड़ी से आया हूँ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए है जी। नाम जो है रमेश ठेकेदार है और 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने जो आगरा की धरती पर जो लास्ट भाषण दिया था उस इतिहास को दोबारा से दोहराने के लिए हम सब यहाँ आए हैं और बनते करणशूल राहुल के नेतृत्व में हम उनके साथ लग के दोबारा से इस समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो सर कब से आप आए हो यहाँ पे? नहीं, यहाँ मैं अभी 2 दफ़ा पहले आ लिया हूँ और आज तीसरी दफ़ा फिर से आया हूँ जी। तो कैसा लगा आज यहाँ पर आने? ना बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। तो क्या क्या बातें यहाँ पर देखने को मिली आपको? नहीं, जो बातें मिली है देखने के लिए कि भाई समाज को जागरूक करने का जो काम भंते जी कर रहे हैं है जी। तो बाबा साहब ने जब यहाँ पर जो ऐतिहासिक भाषण दिया था तो आज का जो नौजवान तबका है और आज की जो पीढ़ी है वो कहाँ तक उसको लेकर आगे चले हुए हैं? नहीं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी जागरूक हो गई है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का पूरा मेहनत के साथ लगन के साथ लगे हुए हैं जी। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को लेकर भी एक विशेष तौर पर कहा है कि बुद्ध की शरण में आइए। नहीं, बुद्ध की शरण में मैं खुद की मेरी भी सोच है कि भी आज हर आदमी को बुद्ध की शरण में जाना चाहिए क्योंकि बुद्ध का ही मार्ग एक जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। बाकी अन्यथा कोई भी हम धर्म की बात करें तो वो गलत है। वर्तमान में जो स्थितियां पैदा हो रही है तो आपकी नज़र में वो कितनी जायज़ है और कितनी ना आज की जो परिस्थितियां हैं देश के अंदर वो बहुत ही देश के लिए खतरनाक है। देश को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या संविधान का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है आज का जो देश के अंदर माहौल है वो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान आज की जो पोजीशन है संविधान देश के अंदर 1% भी नहीं संविधान को पर काम हो रहा है। संविधान के खिलाफ सारा जो हो रहा है जी। तो आप अपना नाम बताइए सर। राजपाल जोनावास से हूँ, रेवाड़ी से। जी जी जी, रेवाड़ी से आप? हाँ जी हाँ जी। तो आज पहली बार आए हो या इससे पहले भी आप यहाँ पर? मैं 2 बार पहुँचे आज। 2 बार और आ लिए? हाँ जी हाँ जी। तो कितना बदलाव देख रहे हो आज के समय में? नहीं, काफी बदलाव है जी, युवा पीढ़ी बहुत बदल रही है जी। हाँ जी हाँ जी। तो आपने बताया कि युवा पीढ़ी बदल रही है, तो आज जो स्थिति है समाज के अंदर कि हजारों प्रकार के संगठन तैयार हो चुके हैं, वो आपने पता है। तो ऐसे में बाबा साहब का जो सपना है, हमारे संत रहबरों महापुरुषों का जो सपना है वो किस प्रकार साकार होगा। जैसे मैं बताना चाहूँ कि गुरु रविदास जी ने एक दोहे के माध्यम से कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कवन छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। और वही बात बाबा साहब ने भी कही है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ओपन एवरी लोग। तो कैसे साकार होगा वो सपना आपकी? सभी संगठनों का एक होना चाहिए जी। कैसे हो गए? सब आज जो पब्लिक है वो पब्लिक एक है, लेकिन आज जो हमारे समाज के जितने भी नेता हैं वो सब अलग अलग लड़ रहे हैं जी। बताया गया था कि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, उन्होंने वो भाषण नहीं था, वो अपना दर्द बताया था लोगों को। जो भाषण दिया था उसके अंदर बाबा साहब ने खुद भी यहाँ पे जो कहा था कि मेरे को सबसे बड़ा जो धोखा दिया वो मेरे पढ़े लिखे समाज ने दिया। और आज भी जो सबसे बड़ी समाज को जो दिक्कत आ रही है पढ़े लिखे लोगों के कारण ही, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां भी की हैं लेकिन वो कभी आज तक समाज के बीच में जाके समाज की बात नहीं करते। लेकिन आज उनकी भी एक जो है दिक्कत हुई उनको भी, क्योंकि उनको अभी जो जूते पड़ने लग गए हैं ना, तो आज वो समाज के बीच में आने का काम कर रहे हैं। तो भंते के राहुल जी कैसे बदलेंगे समाज को? भंते के राहुल जी तो काफ़ी टाइम से हम उनके नेतृत्व में आ भी रहे हैं और
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भंते जी इस कारवा को बहुत आगे बढ़ाएंगे, शायद देश को भी और समाज को भी बदलने का काम करेंगे। आगे आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा? आगे आने वाला समय जो है जी वो हमारा ही होगा, जी जी जी। दलित समाज का ही होगा। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी कि 21वीं सदी बहुजन समाज की सदी है। तो वर्तमान में हमारे जो नेता है और संगठन के जो लोग हैं वो दिन प्रतिदिन अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर आपस में ही तकरारबाजी करते रहते हैं। तो ऐसे में कैसे आएगी मैच्योरिटी? देखो ऐसा है कि आज नहीं तो समय कुछ समय बाद जी ये होकर रहना है देश के अंदर, जी क्योंकि जो कि विश्व युद्ध दो युद्ध हो लिए हैं जी और भारत देश आज़ाद जो है गुलामी से आज़ाद नहीं हुआ है, जी वैसे आज़ाद हो गया है, जी। लेकिन आज भी भारत देश गुलामी है। कैसे है गुलाम? नहीं, हर तरह से गुलाम है जी भाई। शिक्षा को रोका जा रहा जी है जी। नौकरियां तो खत्म ही होगी इस टाइम जो देश के अंदर है। जी जो माहौल एक धर्म और जाति विशेष के ऊपर जो है पूरे देश को ले जाया जा रहा है, जी जी और इसको खत्म करने के लिए ही जो आज जो प्रोग्राम भंते जी ने किया है वो उसी के उसमें किया है। लेकिन सरकार के दावे है सबका साथ सबका विकास को लेकर है। नहीं तो कितना समझते हो? 1% भी नहीं, जी 1% भी नहीं, सिर्फ कुछ लोगों का ही विकास है, बाकी तो सबका सत्यानाश है। जी। तो नमस्कार सर, जय भीम। हाँ नमस्कार, जय तो भीम। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम राजेंद्र टाइटलर है। जी ये कार्यक्रम जो यहाँ पर हो रहा है, जी ये बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे सभी को संबोधित किया था। जब उन्होंने यहाँ पे इतनी भीड़ देखी कि आगरा के लोग मेरे साथ इतना ज़्यादा है, तो मैं तो कुछ और ज़्यादा करता जो है, और वो यहाँ पर आए और आकर उन्होंने सभी को संबोधित किया। और यहाँ पे ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये कम से कम 15 साल से हो रहा है और जोर शोर से हो रहा है। ये मामला पहले कुछ टाइम थोड़ा सा ठप पड़ गया था, उसके बाद में अब इतना तेज़ी पर है कि हम लोग इतने जागृत हो गए हैं कि ये कारवा बहुत आगे पहुंच गया है। लोग सोच रहे हैं अभी थमा नहीं है, इतना आगे पहुंच गया है कि कोई भी सामने आ जाए तो इनसे टकरा नहीं पाएगा जो है। जी। तो सर आज के दौर में हर व्यक्ति अपने आप को जागरूक समझता है, लेकिन अगर असल मायने में देखी जाए तो वो जागरूकता दिखती नहीं है। ऐसा क्यों है? जागरूकता दिख रही है, जी जागरूकता को दिखाया नहीं जा रहा है। कैसे कई प्रोग्राम हो रहे हैं तो उनको अखबारों में नहीं छापा जाता है, ना उनके फोटो छापे जाते हैं। तो जागरूकता तो जब दिखाई देगी, जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं हम सब लोग, तो हमारे अपने जो चैनल हैं उन पर दिखाया जाता है। बाकी जो टीवी पे चैनल आते हैं उन पर बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। जागरूकता तो तभी मालूम पड़ेगी पब्लिक को जब दिखाए जाएंगे जो है। और बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान जो लिखा है बाबा साहब ने, ये भारत में बहुत सारे विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान नहीं लिख पाया था। बाबा साहब ने ही संविधान लिखा था, और उस संविधान में सारी जात की लेडीज को सारे अधिकार दिलाए थे, पढ़ने का अधिकार दिलाया, और उसी आधार पर, अधिकार के आधार पर ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। नहीं तो अधिकार नहीं मिलता संविधान के अनुसार तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती। आज भी राष्ट्रपति जो है वो संविधान के लिखे के अनुसार है, मतलब जो है। जी। तो आज यहाँ पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो आने वाले समय में और कितनी तेज गति से कार्य करने की यहाँ पे लोगों, ये जब कारवा निकला था कम से कम 10,000 लोग थे। आज जो कारवा निकल रहा है इसमें कम से कम 2 लाख लोग हैं, और हमें उम्मीद है कि कम से कम अब यहाँ पे दूसरे शहरों से भी लोग आए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और जाने कहा बिहार से, और जाने कहाँ से बहुत सारे शहरों से लोग आए हैं। तो एक कार्यक्रम बहुत यहाँ देखने को मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा कार्यक्रम है। मेरा अंदाजा है कि आगे चल के इसमें कम से कम 10 लोग भाग लेंगे। तो लक्ष्य था जो हमारे महापुरुषों को, वो लक्ष्य क्या था? लक्ष्य यही था कि सबको शिक्षित करो, सबको समान अधिकार दिलाओ, जितने ही महापुरुष हुए। और पहले हमारे समाज के लोग राजा हुआ करते थे, राजा थे सम्राट अशोक, जिसकी नोट पे तस्वीर छापी जाती है, सिक्कों पे तस्वीर छपी होती है। ये राजा थे, ये हमारे समाज के थे। ये इन्होंने आक्रमण करके उनको खत्म कर दिया, और धीरे धीरे वो दबा दिए। अब वो धीरे धीरे संविधान के अनुसार ऊपर आते जा रहे हैं। और आज भी उस देख लो कि राजा बने हो, राजा का मतलब आज राष्ट्रपति जो है हमारे समाज की महिला है, प्रधान, और मुख्यमंत्री भी हमारे समाज की बहन जी बनी थी जो है।
इसी तरीके से बहुत सारे अधिकारों को हम प्राप्त कर रहे हैं और वो अधिकार आएगा एक दिन कि पूरे भारतवर्ष में एक ही राजा होगा और वो भी हमारे समाज का होगा। जो जी, तो वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हर पार्टी कहती है कि हम बाबा साहब का सपना है वो पूरा हाँ, करेंगे। वो बाबा साहब का सपना पूरा नहीं है। हर आदमी, हर पार्टी जो है बाबा साहब का फोटो लगाकर और जय भीम बोलकर अपनी राजनीति के वोट लेना चाहता है और तमाम तरह के लालच दिए जाते हैं। कहीं साइकिल बांटी जा रही है, कहीं कुछ कंप्यूटर बांटे जा रहे हैं, कहीं पे मोबाइल बांटे जा रहे हैं। ये लालच वाली बात है। कहीं गेहूं बांटे जा रहे हैं, कहीं राशन बांटा जा रहा है और जो राशन बांटा जा रहा है वो राशन को बेचकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं शासन। तो ऐसा है कि जो कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मतलब तो स्कूलों के तो जैसे मैं हरियाणा से हूँ और हमारे हरियाणा के अंदर एक जो मनोहर लाल खट्टर जी है मुख्यमंत्री, वो एक योजना लेके आए हैं, चिराग योजना, जिसमें कहा गया है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे और जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे वो सरकार उनको 1100 रुपये देगी। तो उसका क्या, आपने उसके बारे में कुछ सुना है? उसके बारे में यही तो राजनीति है। जी, इसी को तो राजनीति कहते हैं जी, जी, कि शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि गरीब बच्चा ये नहीं बता पाएंगे। जी, मैं बताऊंगा। 500 और 1100। 500 का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर 500 रुपये आप देंगे तो आपको जो है अच्छा स्कूल मिल जाएगा, ठीक है नहीं। 1100 का मतलब जो है कि आप जो है वैसे स्कूलों में पढ़ेंगे। अब जहाँ आपको अच्छी शिक्षा कम में मिल रही है तो वहाँ आदमी जाएगा। 1100 वाला हम क्यों जाएगा? धीमे धीमे जब बच्चे रहेंगे नहीं प्राइमरी स्कूल में, गांव के स्कूलों में, तो स्कूल ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सरकार उसको 1100 रुपये देगी बच्चे को। सरकार इस वजह से देगी कि फीस जमा कर दे, जी, जी, जी। और क्या मतलब है। और बहुत ज्यादा उन पे बाउंडेशन लगाई गई है। फाउंडेशन तो ये शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को खत्म करना है। अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को खत्म करना है। सरकारी शिक्षा को खत्म करता है, प्राइवेट को बढ़ावा देगा। तो सर आप बताइए कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र संजय एडवोकेट, जी, मैं आगरा से ही हूँ। जी, 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 बाबा साहब 18 मार्च जी। 1956 को यहाँ आए थे जी, और यहाँ की भीड़ देख करके उनका मनोबल बहुत बड़ा था। जी, इसलिए बौद्ध धर्म को वो इसलिए चाहते थे जी, कि भारत अखंड रहे, जी, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं। तो इसलिए एक लाने के लिए अखंड भारत होना चाहिए। क्या दूसरे धर्मों में अखंडता नहीं है? अखंडता नहीं है, जी, क्यों आज भी हम देखते हैं कि हर धर्म में कोई न कोई विषमता है। जी, आज हमारे SC ST के लोग जगह जगह सताए जा रहे हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, हमारी बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है और कोई भी एक्शन नहीं होता है। इसलिए बाबा साहब यही चाहते थे कि भारत देश में जात विहीन वर्ग की स्थापना होनी चाहिए, जो आज 75 साल के बाद भी जात विहीन वर्ग नहीं हो पाया है। क्योंकि सबसे पहले बाबा साहब आगरा में आए थे तो बौद्ध धर्म को लाने के लिए सबसे पहले पूर्वोदय बुद्ध विहार बुद्ध की स्थापना चक्की पाट पे उन्होंने की थी सबसे पहले। उसके 9 महीने बाद अर्थात अक्टूबर में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म इसीलिए अपनाया था कि कम से कम हमारा भारत एक रहे। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया शिक्षा पर, संगठन पर, और जो बुराइयां हैं उनके लिए संघर्ष के लिए उन्होंने वो दिया है। लेकिन आज शिक्षा बिल्कुल हर तरीके से मिटाई जा रही है। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं, उनको तनख्वाह नहीं, उनकी पेंशन नहीं, इसलिए बड़ी विषमता है। प्राइवेट स्कूलों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों बाबा साहब का मेन उद्देश्य तो शिक्षा था कि शिक्षा हो जाएगी तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने यही सोचा कि सबसे पहले शिक्षा पे वार कर दिया जाए। शिक्षा पे वार करने के बाद रिजर्वेशन नहीं, और रिजर्वेशन भागीदारी है, प्रतिनिधित्व है, कोई भीख नहीं है। आज भी 70 साल हो गए, किसी भी विभाग में हजारों जो है पद खाली पड़े हुए हैं। आप कोई भी विभाग ले लें, घोषणाएं की जाती हैं, आवेदन पत्र भरवाए जाते हैं, फिर जमा कराई जाती है, इंटरव्यू भी हो जाते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र आज तक नहीं जाते हैं। ज़्यादातर जो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, उसमें कोई न कोई विषमता छोड़ देते हैं। रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जो भी SC ST OBC के लोग आए भी थे तो रिजर्वेशन के माध्यम से आए थे, लेकिन आज खत्म किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? नहीं, आज के समय में देखा जाए तो वर्तमान जो सरकार है जी, वो हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है। तो ये गलत है। जी,
ये गलत है। उसमें ब्रोचर में लिखा है भारत सरकार के में कि अगर कोई संविदा पे लगाया जाता है, अगर डेली वेजेज में 90 दिन जिसको हो गए हैं उसमें रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन ये सरकार उसको आंखें मूंदे हुए। ये तो गृह मंत्रालय का, और 1950 से लेकर के आज तक इतना ब्रोचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम चाहते हैं कानून मत बनाओ, जो पुराने कानून उनको परिपालन कीजिए, क्योंकि आप कानून बनाते जा रहे हैं और पुराने खत्म करते जाइए। कहाँ का ये बाबा साहब ने तो नहीं, बाबा साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर किसी देश का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संसद में पेश किया था, तो बाबा साहब ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आज मैं संविधान प्रेषित कर रहा हूँ। किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसके पालन करने वाले अच्छे नहीं है तो वो अब बुरा साबित हो सकता है। अगर किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर अब पालन करने वाले नहीं है तो वो अच्छा साबित नहीं होगा। तो ये हमारे देश का संविधान में क्या बुराई है? संविधान में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई है कि जो लालची लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। हर पार्टी में क्या है, आज देखिए एक MLA MP को 5-5 बार पेंशन दी जा रही है। जो कर्मचारी 36 साल या 40 साल सर्विस कर रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के कहीं आसाम जा रहा है, कहीं गुजरात जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, उसको पेंशन नहीं, क्यों नहीं? जिसको, मैं भी एक डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ मुश्किल से 1000 या 2000 पेंशन मिलती है। 1000-2000 पेंशन में आदमी क्या करेगा, जबकि उनको 5-5 जो लाख जो है पेंशन मिल रही है। MLA 5 साल हो जाए, उसके बाद 5 दफा हो जाए, 5 पेंशन हो एक बार विधायक होने के बाद में जब हर चीज को निजी कर दिया जाएगा तो फिर रिजर्वेशन निजी को कर कैसे देंगे? नहीं, रिजर्वेशन उसमें ही मिलेंगे। उसमें तो एक 90 दिन से ज्यादा करेंगे आप, 90 दिन से सेवाएं लेंगे तो उसमें आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। वो तो हम तो यही मानते हैं। और संविधान के ये तो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, हमारा तो है नहीं है। ये तो बाबा साहब ने वो किया था। और जब तक जात बिरादरी रहेगी, क्या संविधान को सही से परिपालन हो रहा है? नहीं हो रहा। मौलिक अधिकारों को चोट आ रही है। अगर संविधान का सही से पालन होगा तो फिर हर चीज को निजी क्यों किया जाएगा? निजी तो ये गलत है ना, गलत, निजी नहीं करना चाहिए। उसने संविधान अपना नया बना लिया है, वो बाबा साहब के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। उनका ये उद्देश्य है। देश जो है बाबा साहब ने संविधान बनाया था, सबके लिए बनाया था, किसी एक कौम के लिए नहीं बनाया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे। और बाबा साहब का तो हालात कैसे बदलेंगे? लास्ट सवाल है, हालात कैसे बदलेंगे? चेतना और चेतना शिक्षा से, जागृति से। वहाँ हमें किसी भी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ का जो भी नागरिक है अपने अधिकारों को समझ जाएगा, अपने अधिकारों के प्रति चेत जाएगा, उसे ये पता चल जाएगा ये हमारे अपने अधिकार हैं, इसको हमें लेके ही रहना है। तो कैसे चेतेगा वो? कैसे उन अधिकारों? शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, और शिक्षा के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करके, और वो ज्ञान जो टिके दिमाग में बसे, हम दूसरों को बता दें। किताबी ज्ञान से मतलब नहीं होता है, जो दिमाग में हो हम दूसरों को बता सकें, सही और गलत की पहचान कर सकें, दूसरों को समझा सकें, वही ज्ञान हमारे काम आएगा। जी, आज का जो कार्यक्रम है उसका कितना असर पड़ेगा? आज का कार्यक्रम जो है वो आगे की जो भविष्य की पीढ़ी के लिए आगाह करेगा। और अगर ये समय लगातार जारी रहा, हर साल यही चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये दमनकारी जो नीतियां हैं सरकार की, हर चीज को दबाती जा रही है, वो भरने नहीं दे रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है। तो ये इसका ये जो है ऐसा नहीं चलेगा। और एक समय जिस तरीके से 2 अप्रैल को एक एजिटेशन हुआ था, 2 अप्रैल 2018 को जब SC और ST एक्ट का डायल्यूशन किया था, तो उस समय कोई नेता नहीं था। उस समय यहाँ का पूरे देश का एक नागरिक था, जिन्होंने उस संगठन के जरिए, उसके जरिए आगे जो है एजिटेशन, साइलेंट आप मुझे तो बोलने दो। हाँ, उसके जरिए हम जब एजिटेशन हुआ, उस एजिटेशन के जरिए इसी गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को झुकी, उसने निर्णय लिया और जो एक्ट पहले था वही रखा। SC ST एक्ट क्या था कि जब आपकी FIR हो जाती है तो अरेस्ट है,
है ना, उसको इन्होंने खत्म कर दिया था। अरेस्टिंग नहीं होगी, पहले जांच होगी, जब तक जांच होगी तब तक तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हमारा एक्ट एज यूजुअल है, जैसे कि तैसे है। तो ये एक चेतना है, ये चेतना अगर आगे चली गई तो जो इस संविधान के खिलाफ जितने ये लोग चले हैं ये उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जी जी, एक मामला और सुनने में आता है कि पहले तो जो SC ST OBC के है वो SC ST का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, लेकिन बाद में किसी प्रकार से वो समझौते कर लेते हैं, जिसकी वजह से SC ST एक्ट कमजोर होता है। देखो ऐसा है ना, नहीं 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 राजनीतिक दौर नहीं, आप रुकिए, आप मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा कुल कहने का मतलब है जो SC ST एक्ट जो जिस तरीके से मुकदमे दायर किए जाते हैं वो हमारे ही लोग जो चमचे हैं वो जबरदस्ती कराते हैं और करा करके वो वापस ले लेते हैं ताकि ये एक्ट बदनाम हो जाए। जहां अगर वाकई में अन्याय अत्याचार होता है और जो वापस नहीं लिए जाते हैं तो ये मान के चलिए वो बनावटी नहीं है, वो वाकई में अपराध है और उस अपराध के तहत सजा होती है, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो हमारे अपने लोगों को ये होना चाहिए कि जो गलत हैं, जो लोग उकसावे में इस तरीके के ऐसी एक्टों को बदनाम करने के लिए FIR लॉन्च कराते हैं उससे बचें, उससे दूर रहें। जी, सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि बहुत से मुकदमे फर्जी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फर्जी इस वजह से उसका भी एक कारण है क्योंकि हमारे लोग जो समझौते कर लेते हैं ना लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से तो फर्जी हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से फर्जी हुआ वो तो उस पर इसी वजह से तो रोक लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि उस पर एक पनिशेबल होना चाहिए कि अगर ये चीज़ हो तो जो आदमी SC ST एक्ट को अगर साबित नहीं कर पाया तो उसके ऊपर जो है आर्थिक पेनल्टी जरूर होनी चाहिए ताकि आगे चल के SC ST एक्ट का दुरुपयोग न हो और दूसरे लोग गलत FIR लॉन्च करा करके और इसका जो है एक्ट को बदनाम न करें। तो आज आप लोग क्या संकल्प लेते हो? आज हम संकल्प ये लेते हैं कि जिस तरीके से हम सब लोग जो है एक दूसरे के प्रति जागरूक हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, इसको जन जन तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को बताएं। हम बुद्ध तो बन गए लेकिन हमने अपने बच्चों पर संस्कार क्या डाले? हम बुद्ध तो बन गए लेकिन बच्चों को संस्कार क्या डाले? हमने बाबा साहब को पढ़ तो लिया लेकिन अपने बच्चों को क्या बताया? जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब तक हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा। ये मेरा अपना मानना है। जी, तो साथियों ये थे आगरा से जो रविकांत किशोर एडवोकेट जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों को सुझाव दिए हैं और किस प्रकार से बाबा साहब का जो मिशन है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है और कहाँ किस प्रकार से लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। आज इस विशाल महासमागम में इन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से ये आप लोगों को समझाया है और आप लोगों को चेताया है। तो आप भी इससे इनसे कुछ सीखिए और अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य करने की आप लोगों को जरूरत है, तभी जाकर महापुरुषों का जो ये सपना है ये साकार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी, जय भीम, जय भारत।